नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पर। यह आधुनिक भारत के इतिहास का प्रश्नोत्तर का 5वां सीरीज है और इसमें हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं 15 क्वेश्चनों का एक सेट, जो कि विभिन्न सारे एग्जामों में पूछे गए हैं और जिन्हें आगे पूछे जाने की संभावना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया है कि केप ऑफ गुड होप यानी कि उत्तर महासागर अंतरिक्ष की खोज किसके द्वारा किया गया था? वास्को डिगामा के द्वारा, या प्रिंस हेनरी द नेविगेटर के द्वारा, या बार्थोलोम्यू डायस के द्वारा, या कैबेल के द्वारा? तो यहाँ पर केप ऑफ गुड होप की बात किया जाए तो केप ऑफ गुड होप की खोज जो है वह साल 1488 में बार्थोलोम्यू डियास के द्वारा किया गया था। तो सही आंसर होता है सी। अब यहाँ पर जानते हैं अन्य के बारे में कि वास्को डिगामा जो है केप ऑफ गुड होप से ही होकर जो दक्षिण अफ्रीका या अफ्रीका महाद्वीप आप कह सकते हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे जो आखिरी पॉइंट है इसे ही केप ऑफ गुड होप कहा जाता है और इसके इधर पे एशिया महाद्वीप है जहाँ की भारत लगा हुआ है। तो साल 1498 में वास्को डिगामा इसी केप ऑफ गुड होप से होते हुए जो है कि 17 मई साल 1498 में केरल के कालीकट के तट पर पहुंचा था और इस प्रकार से वास्को डिगामा भारत के एक नए भौगोलिक मार्ग की खोज किया था। इस दौरान यहाँ का जो राजा था उसका नाम था जमोरिन। तो ये भी पूछा जाता है कि जब वास्को डिगामा भारत पहुंचा तो उसका भव्य स्वागत किसके द्वारा किया गया था? तो जमोरिन के द्वारा किया गया था। अब यहाँ पता है कि वास्को डिगामा कुल कितनी बार भारत की यात्रा किया था? तो वास्को डिगामा जो है कुल 2 बार भारत की यात्रा किया था। और साथ ही साथ यहाँ पर बात करते लेते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस की। तो क्रिस्टोफर कोलंबस भी भारत के भौगोलिक मार्ग के खोज पे निकला था, लेकिन वह यहीं से केप ऑफ गुड होप से भटक जाता है मार्ग और वह अमेरिका की ओर चला जाता है और साल 1492 में वह अमेरिका के एक नए भौगोलिक मार्ग की खोज करता है। तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वह अमेरिका के नए भौगोलिक मार्ग के केप ऑफ गुड होप जो है बार्थोलोम्यू डायस हैं और पुर्तगाली यात्री जो है वास्को डिगामा, ठीक है, इन्होंने जो है भारत के नए जियोग्राफिकल रूट की खोज करी थी। अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? 1929 में लाहौर से, या 1930 में अहमदाबाद, या 1930 में डांडी, या 1920 में चंपारण? तो यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो इसकी शुरुआत जो है साल 1930 में डांडी मार्च से शुरू हुआ था। तो सही आंसर होता है सी। अब इसके बारे में हम जानते हैं तो महात्मा गांधी के द्वारा 12 मार्च साल 1930 को अपने 78 सहयोगियों के द्वारा डांडी मार्च की यात्रा इन्होंने शुरू करी थी और यह यात्रा कब खत्म होती है? तो 6 अप्रैल साल 1930 को गांधी जी के द्वारा नमक कानून को तोड़कर नमक सत्याग्रह से सविनय अवज्ञा क्या करते हैं? यहाँ से प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पे डांडी यात्रा प्रारंभ करते हैं और जैसे ही नमक सत्याग्रह समाप्त होता है तो यहीं से इन्होंने क्या किया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी। अब ये होता है कि डांडी किस राज्य में है? तो डांडी जो है वह गुजरात के नवसारी जिला में स्थित है। गुजरात के नवसारी जिला में स्थित है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसी दौरान अंग्रेजों के द्वारा गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा था और कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहला जो हुआ था साल 1930 में हुआ था, दूसरा वाला जो हुआ था साल 1931 में हुआ था और तीसरा वाला गोलमेज सम्मेलन जो होता साल 1932 में हुआ था। तो इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय जो थे वह B.R. अम्बेडकर जी यानी कि भीमराव अम्बेडकर साहब थे। अब यहाँ पे जो था कि उस दौरान जो सबसे बड़ी भारत की पार्टी थी कांग्रेस थी, INC थी, और यह इस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं ली क्योंकि इसी दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। तो अंग्रेजों को यह था कि जब तक यह आंदोलन रुकेगा नहीं तब तक कोई भी कांग्रेसी इसमें भाग नहीं लेंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए साल 1931 को 5 मार्च साल 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में एक समझौता होता है। इसे गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है और इसी समझौते के दौरान, ठीक है, जो था सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद कर दिया जाता है और कांग्रेसी जो होते हैं वह गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं और कांग्रेस की तरफ से नेतृत्व किए थे महात्मा गांधी ने। ठीक है, तो गोलमेज सम्मेलन में कब कहा मतलब कि महात्मा गांधी तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे
और यहाँ पे क्या होता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सांप्रदायिकता के प्रश्न पर मतभेद होने के कारण महात्मा गांधी ने उस गोलमेज सम्मेलन को छोड़कर ही वापस आ जाते हैं, और जैसे ही वह आते हैं उसके बाद फिर से उन्होंने 3 जनवरी साल 1932 को फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करते हैं, जो कि अप्रैल 1934 तक चलता है। अप्रैल 1934 तक चलता है। तो ये रहे इसके बारे में। तो पूछा गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो 1930 में दांडी मार्च के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी, गुंडा धुर की या जतरा भगत की या मंगल पांडे की या बिरसा मुंडा की। तो यहाँ पर बस्तर आंदोलन जो प्रमुख भूमिका थी वह गुंडा धुर की थी। तो सही आंसर होता है ए। अब इनके बारे में यहाँ पर हम जानते हैं कि साल 1910 में बस्तर में आदिवासी समाज के आंदोलन का जो नेतृत्व था उसे जो भूमकाल आंदोलन या बस्तर आंदोलन के नाम से जाना जाता है, और इसका नेतृत्व जो थे वह गुंडा धुर के द्वारा किया जा रहा था। अगर इस आंदोलन की भूमिका की बात किया जाए तो इस आंदोलन की जो नींव है साल 1891 में रखी गई थी। 1891 में उस दौरान जब बस्तर के तत्कालीन राजा थे रुद्र प्रताप देव, और रुद्र प्रताप देव के चाचा थे कालेंद्र सिंह। ठीक है, तो रुद्र प्रताप के चाचा थे कालेंद्र सिंह, और इनको अंग्रेजों ने क्या कर दिया, दीवान के पद से हटा दिया, और इनकी जगह पर बस्तर का जो दीवान था उन्हें जो है कि किसको मतलब यहाँ पे पंडा बैजनाथ को बनाया जाता है, पंडा बैजनाथ को। और इस व्यक्ति को जो आदिवासी समुदाय था वह पसंद नहीं करता था, और पसंद न करने का कारण ये था कि इसने जंगलों पर एक मतलब प्रकार से शोषण वाला कानून सब लागू कर दिया था, जिसके कारण जो था कि इसको कोई भी आदिवासी समुदाय पसंद नहीं करता था। और यहीं से जो है बस्तर आंदोलन की भूमिका की नींव पड़ती है, और आगे चलकर इस आंदोलन को एक मूर्त रूप देते हैं गुंडा धुर के द्वारा। अब यहाँ पे बात करें जतरा भगत की, तो जतरा भगत और बिरसा मुंडा इन दोनों लोगों की अगर बात करें तो जो मुंडा आंदोलन चला था झारखंड में, ठीक है, जो मुंडा आंदोलन चला था झारखंड में जो जनजातियों के द्वारा चलाया गया था उसका नेतृत्व इनके द्वारा किया गया था। मंगल पांडे की बात करें तो 1857 की क्रांति में, ठीक है, मतलब प्रमुख योगदान देने वाले व्यक्ति जो थे वह मंगल पांडे थे। अगला प्रश्न है कि बारडोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसके द्वारा निभाई गई थी, वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, या जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, या बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बारडोली सत्याग्रह चला कहाँ पे था। तो साल 1828 में बारडोली नामक स्थान पर जो है बारडोली सत्याग्रह चला था, और इसका जो नेतृत्व है वह वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया जा रहा था। वल्लभ भाई पटेल को यहाँ पे होता है कि इन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत कब करी थी। तो आपने पता है कि साल यहाँ पे 1928 रहेगा, ठीक है। तो साल 1918 में महात्मा गांधी के द्वारा खेड़ा सत्याग्रह शुरू किया जा रहा था, और इसी दौरान वल्लभ भाई पटेल जो है कि खेड़ा सत्याग्रह में भी अपनी अहम भूमिका शुरू की है, और यहीं से इनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत होती है। वल्लभ भाई पटेल की अगर बात करें तो इन्हें भारत में लौह पुरुष के नाम की से भी जाना जाता है, और जिस प्रकार से जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था, ठीक है, उसी प्रकार से आपने पता है कि वल्लभ भाई पटेल ने भी भारत के देशी रियासतों को मिलाने में एक अहम भूमिका निभाई थी, इसीलिए वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया था उसके अनुसार सही आंसर होता है ए, कि वल्लभ भाई पटेल जो थे बारडोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका निभाई थी। अगला है कि 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया था, बक्सर से, पटना से, आरा से, या मुंगेर से। तो 1857 की जो क्रांति थी उसमें बाबू कुंवर सिंह की बात करें तो इनका नाम आता है जगदीशपुर से, ठीक है, जगदीशपुर, जो वर्तमान समय में बिहार के आरा जिला से संबंधित है। तो यहाँ के क्या थे, जमींदार थे, ठीक है, यहाँ के जमींदार थे, और इन्होंने यहाँ से प्रमुख अपनी भूमिका निभाई थी। तो सही आंसर होता है सी। अगला है कि साल 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की, 10 मई, 18 जून, 25 अगस्त, या 11 मई।
तो यहाँ पर जैसा कि आपने पता है कि सबसे पहले 10 मई साल 1857 को मेरठ की पैदल जो टुकड़ी थी 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है। 1857 के विद्रोह के बाद भारत का जो शासन है, ठीक है, वह कंपनी के शासन से, मतलब पहले 1857 तक, ठीक है, पूरे भारत पर राज कौन करता था? कंपनी। और 1857 की क्रांति के बाद इसका जो शासन था, ठीक है, कंपनी से सीधे किसके? ब्रिटेन के महाराज या महारानी कह सकते हैं, ब्रिटेन के महाराज या महारानी के हाथों में चला जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो इस दौरान भारत का जो गवर्नर था लॉर्ड कैनिंग था, और ब्रिटेन का जो प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री था वह कौन था? तो पाम स्टर्न था। तो ये भी फैक्ट पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो पाम स्टर्न था, और यह लेबर पार्टी से संबंधित था। अब यहाँ पे होता है कि 1857 की क्रांति का आधिकारिक तौर से समाप्ति की घोषणा कब किया गया? तो 1 नवंबर साल 1858 को आधिकारिक तौर पर 1857 की क्रांति की घोषणा करी जाती है। और इस घोषणा को कौन करता है? तो इस समय जो था कि भारत का वायसराय जो था वह कैनिंग था। इसी के द्वारा, ठीक है, इलाहाबाद में एक मतलब कि पत्र पढ़ा जाता है, और उसी पत्र के बाद 1857 की क्रांति को समाप्त कर दिया जाता है। और इसी दौरान एक दिन के लिए पूरे भारत की राजधानी किसे बनाया जाता है? इलाहाबाद को बनाया जाता है। और इस घोषणा की प्रमुख बात क्या थी? तो भारत से गवर्नर जनरल के पद को क्या कर दिया जाता है? समाप्त किया जाता है, और वायसराय पद का सृजन किया जाता है। और भारत से जो है कि भारत परिषद, और साथ ही साथ 1858 के द्वारा ही एक नए, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो भारत परिषद और भारत सचिव, ठीक है, भारत परिषद और भारत सचिव नामक 2 पदों का सृजन भी किया जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि 1857 की क्रांति में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की? तो सही आंसर होता है 10 मई, ठीक है, 1857 को। और अगर आपसे पूछा जाए कि किस टुकड़ी की सेना थी, तो 20वीं नेटिव इन्फेंट्री की सेना थी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया है? अब यहाँ पे कि दलित मुक्ति मोर्चा, समता सैनिक दल, स्वतंत्र मजदूर संघ या द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जो है कि दलित मुक्ति मोर्चा को छोड़कर अन्य सभी पार्टी और संगठन की स्थापना जो है बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा, ठीक है, किया गया है। तो यहाँ पर सही आंसर होता है कि केवल एक को छोड़कर, दलित मुक्ति मोर्चा को छोड़कर अन्य सभी का इन्होंने स्थापना किया है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि भीमराव अंबेडकर द्वारा दलित, मतलब यहाँ पे कि जो स्वतंत्र मजदूर पार्टी है, ठीक है, द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना जो है साल 1936 में किया गया था। समता सैनिक दल की स्थापना जो है भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही किया गया था, और स्वतंत्र मजदूर संघ, इन सभी की स्थापना भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। जैसा कि आप सभी ने पता है कि तत्कालीन समय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूरे भारत के सबसे बड़े दलितों के नेता थे। डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में साल 1932 में पूना में एक समझौता हुआ था, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और इसमें था क्या? तो भारत में ब्रिटिश सरकार जो कम्युनल अवार्ड के द्वारा दलितों को बांटने का प्रयास कर रही थी, उस पर विराम लगाने के लिए भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी में पूना में एक समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ भारतीय संविधान की जो सबसे बड़ी समिति, जिसको हम लोग ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से या प्रारूप समिति के नाम से जानते हैं, और जो कि 29 अगस्त साल 1947 को गठित हुआ था। तो इस ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल 7 मेंबर थे, जिसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। तो इसीलिए इन्हें भारतीय संविधान का जन्मदाता भी, यानी कि लेखक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? स्त्री शिक्षा, तो बिल्कुल प्रार्थना समाज यह चाहता था कि स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, विधवा पुनर्विवाह हो, लड़के और लड़कियों के आयु में वृद्धि भी हो, ठीक है, जैसा कि आपने पता है कि बाल विवाह पहले हो जाता था, तो हो गया कि आयु में वृद्धि हो। और यहाँ पे प्रार्थना समाज की अगर बात करें तो उसने कभी अस्पृश्यता की समाप्ति की मांग नहीं करी थी। तो सही आंसर होता है डी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि प्रार्थना समाज की। तो प्रार्थना समाज की जो स्थापना है साल 1867 में, 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। पांडुरंग के द्वारा आत्मा समाज की स्थापना की गई थी, और इसमें इन्होंने इनका सहयोग कौन दिया था? तो एमजी रानाडे ने।
ठीक है। एमजी रानाडे कौन है? तो गोपाल कृष्ण गोखले के, ठीक है, राजनैतिक गुरु थे, मतलब महादेव गोविंद रानाडे। तो इन दोनों लोगों के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में की गई थी। अब होता है कि इन लोगों को प्रेरणा, मतलब आत्माराम पांडुरंग और एमजी रानाडे को प्रेरणा देने वाले कौन थे? तो ब्रह्म समाज के से जुड़े एक व्यक्ति थे, केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन के द्वारा इन लोगों को यह प्रेरणा मिली थी। और साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पे, तो केशव चंद्र सेन, जैसा कि मैंने बताया कि यह ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे, और साल 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी का एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किए? पहला है कि पुरुष और महिलाओं का समान अधिकार के लिए, या विधवा पुनर्विवाह के लिए, या सती प्रथा के समापन के लिए, या नीची जातियों के लोगों को मंदिरों में प्रवेश के लिए। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जो प्रमुख नाम आता है वह आता है विधवा पुनर्विवाह के लिए। तो सही आंसर होता है बी। अब इनके बारे में हम जानते हैं। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर को जो है कि ये चीज़ हो सकता है कि आपको यह जानना जरूरी होता है कि इनको भी यह प्रेरणा कैसे मिली थी कि विधवा पुनर्विवाह हो, महिलाओं को अधिक से अधिक अधिकार दिए जाए। तो यहाँ पर एक महिला का नाम आता है जिसका नाम आता है रायमणि। ठीक है, रायमणि एक महिला का नाम आता है। तो इन्होंने बेसिक तौर पे इनको यह प्रेरणा मतलब कि रायमणि के द्वारा ही मिली थी। अब रायमणि थी कौन? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे, इनके पिता जो थे विद्यासागर, ठीक है, उनकी मतलब कि एक महिला मित्र थी जिनका नाम था रायमणि, और यह मतलब क्या थी? विधवा थी। ठीक है, यह विधवा थी। और यह कौन थी? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के पिता थे, उनकी फ्रेंड थी। तो इन्हीं के द्वारा इनको यह प्रेरणा मिली, क्योंकि यह ऑलरेडी विधवा थी, ठीक है, जिसके कारण यह विधवाओं के दर्द को जानती थी। तो वह ईश्वर चंद्र विद्यासागर से जाकर मिली और उनको बताएं कि महिलाओं को इस प्रकार की समस्या है, अगर आपको सामाजिक सुधार के दौरान कोई कार्य करना है तो सबसे पहले होना चाहिए कि जो विधवा हैं उनका पुनर्विवाह होना सुनिश्चित किया जाए, और जिसके कारण यह इस पे लगे। और आगे चलकर साल 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर को यह सफलता मिली। अब यहाँ पर होता है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनका पूरा नाम क्या है? तो इनका मूल रूप से नाम क्या था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनको जो है उपाधि मिला है। तो विद्यासागर उपाधि कब मिला? तो साल 1839 में जो है संस्कृत में एक प्रतियोगिता के दौरान इन्होंने अपना एक अदम्य प्रयास करके एक उस प्रतियोगिता को जीता था। संस्कृत की एक प्रतियोगिता थी और उस प्रतियोगिता को इन्होंने जीता था, और उसी दौरान इन्हें विद्यासागर की उपाधि मिली थी। विद्यासागर का जो अर्थ होता है वह होता है ज्ञान का महासागर। तो इस तरह से 1939 में इन्होंने जो संस्कृत का कंपटीशन प्रतियोगिता जीता था, तो इनको उपाधि मिली विद्यासागर की। तो इस तरह से इनका पूरा नाम हो जाता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। हालांकि जो प्रश्न पूछा गया है कि इनका ईश्वर चंद्र विद्यासागर का प्रमुख योगदान क्या था, तो विधवा पुनर्विवाह के लिए इन्होंने अथक प्रयास किया था, जिसकी सफलता इन्हें साल 1856 में मिली। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, या बाल गंगाधर तिलक? तो यहाँ पर सबसे पहले हिंदी भाषा को भारत के राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा और इसे पहली बार और सबसे पहली बार स्वराज शब्द का जो प्रयोग था वह किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। अब यहाँ पे जानते हैं दयानंद सरस्वती के बारे में। तो दयानंद सरस्वती के द्वारा साल 1875 में, ठीक है, 1875 में जो था इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी थी। आर्य समाज की जो सबसे प्रमुख पुस्तक है वह सत्यार्थ प्रकाश है, और इन्होंने ही उस दौरान वेदों की ओर लौटो वाला नारा भी दिया था, और सबसे पहले स्वराज, साथ ही साथ स्वशासन और राष्ट्रभाषा जैसे शब्दों का इन्होंने ही सबसे पहले प्रयोग किया था। दयानंद सरस्वती का जो मूल रूप से कहना था कि विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों न हो, वह स्वदेशी शासन से अच्छा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस के मन से सबसे पहले, ठीक है, स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया, किसके द्वारा किया गया था, तो 1906 में कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन के दौरान दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ठीक है, स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था।
और पूर्ण स्वराज की मांग किसके द्वारा की गई थी? तो 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था और उस दौरान इसकी अध्यक्षता की जा रही थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो इन्होंने 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग करी थी। कांग्रेस के मन से पहली बार स्वराज का प्रयोग जो था दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था और सबसे पहली बार स्वराज या स्वशासन या राष्ट्रभाषा जैसे शब्दों का प्रयोग जो है वह दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे सही आंसर होता है बी। अगला है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा राव फुले या राजा राम मोहन राय। तो प्रार्थना समाज की अगर बात किया है तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे जैसा कि मैंने बताया कि आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे साल 1867 में इनके द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। तो महादेव गोविंद रानाडे हैं और साथ ही साथ आत्माराम पांडुरंग हैं। तो इन दोनों लोगों ने मिलकर ठीक है प्रार्थना समाज की स्थापना करी थी। और जैसे कि मैंने बताया कि ब्रह्म समाज से एक जुड़े व्यक्ति थे जिनका नाम था केशव चंद्र सेन। इनके द्वारा इन दोनों लोगों को प्रेरणा मिली थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि 1856 में इन्होंने विधवा पुनर्विवाह एक्ट को पारित करवाया था। ज्योतिबा राव फुले की अगर बात किया जाए तो साल 1873 में इन्होंने जो है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे। इनकी जो प्रमुख पुस्तक है वो है गुलामगिरी। और राजा राम मोहन राय की बात करें तो जिन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है, इन्होंने 20 अगस्त साल 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना कोलकाता में किए थे। हालांकि जो प्रश्न पूछा गया है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है तो दिए गए प्रश्न के अनुसार सही आंसर होता है ए महादेव गोविंद रानाडे और साथ ही साथ ये एक और व्यक्ति का नाम आता है आत्माराम पांडुरंग। अगला प्रश्न है कि फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? हाजी शरियतुल्लाह ने या सैयद अहमद खान ने या सलीमुल्लाह ने या M.A. जिन्ना यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो यहाँ पे जो कि फरेजी आंदोलन की जो शुरुआत है वह हाजी शरियतुल्लाह के द्वारा किया गया था। तो सही आंसर होता है ए। साथ ही साथ अगर हम अन्य फैक्ट की यहाँ पे बात करें तो सर सैयद अहमद खान ने साल 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किए थे जिनका नाम बाद में बदलकर AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो जाता है। सलीमुल्लाह की अगर बात करें तो सलीमुल्लाह जो थे ढाका के चौथे नवाब थे। और मोहम्मद अली जिन्ना जिन्हें भारत का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, साल 1940 में इन्होंने स्ट्रिक्टली तौर पे भारत और पाकिस्तान को अलग करे की मांग करी थी। और कई बार मतलब कि एग्जाम में पूछा जाता है कि डान नामक समाचार पत्र किस देश का है तो पाकिस्तान का है। और इसकी स्थापना भी साल 1941 में मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। अगला जो प्रश्न है कि मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेंट्री से था? 20वीं, 34वीं, 27वीं या 28वीं। तो यहाँ पे मंगल पांडे की अगर बात किया है तो मंगल पांडे जो थे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन के सैनिक थे। तो सही आंसर होता है बी। अब यहाँ पे जानते हैं कि मंगल पांडे जो थे कि इनका संबंध कहाँ से था तो बंगाल के बैरकपुर, ठीक है बैरकपुर दो पड़ता है, एक आपका मेरठ में है और दूसरा आपका बंगाल में। तो बंगाल के बैरकपुर में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन के सैनिक थे। और इन्होंने ठीक है तत्कालीन समय में जो था इन्फेंट मतलब कि तत्कालीन समय में जो एनफील्ड राइफल था, जिस समय ये चीज था कि उसमें गाय के मांस और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता है, उसका उपयोग करने से इन्होंने क्या कर दिया था, मना कर दिया था। ठीक है 29 मार्च साल 1857 को। और उसके बाद इन्होंने अपने सीनियर को ठीक है उसी से गोली मार के हत्या कर दी, जिसके कारण 8 अप्रैल साल 1857 को इन्हें फांसी दे दी गई। तो इस दौरान कहा जाता है कि 1857 की क्रांति में सबसे पहले फांसी जो प्राप्त हुई थी किन्हें प्राप्त हुई थी तो मंगल पांडे को प्राप्त हुई थी। और जैसा कि मैंने बताया कि 10 मई पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि 10 मई 1857 को आधिकारिक तौर पे जो है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत हो गई थी, जिसकी शुरुआत 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों के द्वारा किया गया था। अगला है कि सती प्रथा का उन्मूलन किसके सहयोग से हुआ? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विद्याचंद्र सागर या शिव नारायण अग्निहोत्री।
तो जैसा कि आपने पता है कि राजा राम मोहन राय ने 1828 में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की है, और उसके बाद राजा राम मोहन राय तत्कालीन भारत के गवर्नर विलियम बेंटिक के सहयोग से साल 1829 में सती प्रथा को पूर्ण रूप से क्या कर दिए, समाप्त कर दिए। और कई बार पूछा जाता है कि किस एक्ट के तहत समाप्त हुआ था, तो धारा 17 के तहत इसको पूर्ण रूप से समाप्त किया गया था। अब यहाँ पे अन्य लोगों की अगर बात करें, दयानंद सरस्वती, तो जैसा आपने पता है कि दयानंद सरस्वती का जो संबंध है वह आर्य समाज से है, कि इन्होंने आर्य समाज की स्थापना साल 1875 में किए थे। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में मैंने बताया कि 1856 में इन्होंने विधवा पुनर्विवाह नामक एक्ट पारित करवाया। शिव नारायण अग्निहोत्री की अगर बात किया जाए तो शिव नारायण अग्निहोत्री जो थे यह शुरुआती दौर में ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे, और आगे चलकर, ठीक है, शुरुआती दौर में यह ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे, और आगे चलकर साल 1886 में इन्होंने देव समाज की स्थापना किए थे। हालांकि जो प्रश्न पूछा गया उसके अनुसार सही आंसर होता है ए, राजा राम मोहन राय, और तत्कालीन समय में गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला जो प्रश्न है और इस सेशन का अंतिम प्रश्न है कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन है कुंवर सिंह, खान बहादुर खान, तात्या टोपे या नाना साहब। तो जैसा कि मैंने बताया पिछले इक्वेशन में कि आधिकारिक तौर पे 1857 की क्रांति की जो शुरुआत थी वह 10 मई साल 1857 को मेरठ के बैरकपुर से 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों के द्वारा शुरू किया गया था, और जगह जगह पर अलग अलग नेताओं के द्वारा इस क्रांति का नेतृत्व किया जा रहा था। और उसी दौर में जो था कि 1857 में बिहार में जो जगदीशपुर के जमींदार थे कुंवर सिंह, जो कि वर्तमान समय में बिहार के आरा जिला में पड़ता है। तो यहाँ से बिहार का में 1857 की क्रांति कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। खान बहादुर खान की अगर बात करें तो खान बहादुर खान जो थे, इन्होंने जो 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व किया था, बरेली से इन्होंने किया था। तात्या टोपे और नाना साहब की बात किया है तो तात्या टोपे का जो बचपन का नाम आता है वह रामचंद्र पांडुरंग आता है, और ये भी एग्जाम में पूछा गया कि तात्या टोपे के बचपन का नाम क्या था, तो रामचंद्र पांडुरंग। और नाना साहब के बचपन का नाम था धोंधू पंत। तो इन दोनों लोगों ने, ठीक है, कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व इन्होंने किया था। अब यहाँ पे होता है कि इस दौरान जो कानपुर से जो है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व इनके द्वारा किया जा रहा था, और इस विद्रोह का दमन कानपुर में किसके द्वारा किया गया था, तो कैंपबेल था। कैंपबेल ने इस विद्रोह का दमन कानपुर में किया। और यहाँ पे अगर कुंवर सिंह की बात किया है तो तत्कालीन समय में उस समय पटना का कमिश्नर था विलियम टेलर, ठीक है, टेलर के द्वारा यहाँ पर क्रांति का क्या किया गया था, दमन किया गया था। और जैसा कि मैंने बताया कि इस क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, 10 मई 1857 को। तो दोस्तों ये थे आपके प्रमुख क्वेश्चन जो विभिन्न सारे एग्जामों में पूछे गए और जिन्हें पूछे जाने की संभावना है, और इसी प्रकार से हम आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, तथा इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।